नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, बहुत सारे रीसेलर होंगे जो कि समझदार रीसेलर हैं, वो एक बात समझ रहे होंगे कि रीसेलिंग डाउन फ्लो में जा रही है। आप लोगों को भी अगर रीसेलिंग कर रहे हो तो इस बात का एक अंदाज़ा हो रहा होगा कि रीसेलिंग डाउन फ्लो में जा रही है। अब डाउन फ्लो में जा रही है रीसेलिंग, तो कौन सी कंपनियां इसके पीछे हैं जिन्होंने रीसेलिंग को बर्बाद कर दिया? कौन सी कंपनी ने रीसेलिंग में ग्रोथ की और रीसेलिंग को ही पूरा बर्बाद कर दिया? एक कहावत कही जाती है बिजनेस में कि अगर आप ओवर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करोगे अपनी कंपनी के अंदर, आपको जहां पर 3 लोगों की जरूरत है वहां पर 6 लोग लगाओगे तो कंपनी लॉस में जाएगी, बिजनेस लॉस में जाएगा, बिजनेस बंद होगा। ऐसा ही किसी रीसेलिंग कंपनी ने किया जिसने पूरा रीसेलिंग बिजनेस तहस नहस कर दिया। अब हुआ क्या था, जब रीसेलिंग शुरू हुई थी उसका एक पर्पज था कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो वुमेन्स हैं जो घर पे रहती हैं, उनको एक बिजनेस प्रोवाइड करना। वो लोग खुद के मालिक बने और खुद एक बिजनेस करें विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो बहुत सारे रीसेलिंग एप्लीकेशन आई जिन्होंने ये सर्विस प्रोवाइड की कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से उनके प्रोडक्ट को सेल करा के अपना मार्जिन रख के, अपनी मनचाहा मार्जिन रख के उन्हें आगे सेल करके अपना मार्जिन कमा सकते हैं। लेकिन इनको बिजनेस में एक लालच आ गया। लालच क्या आया कि जितने ज़्यादा रीसेलर इनके प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे उतनी ज़्यादा सेल होगी। लेकिन वही बात है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने बिजनेस में बहुत सारे लोगों को रख के काम करा के ज़्यादा प्रोडक्शन कराना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। जितने लोगों की ज़रूरत है उतने लोग रखने चाहिए। लेकिन रीसेलिंग कंपनियों को बस अपना फ़ायदा देख रहा था। उन्हें यह लग रहा कि हम जितना ज़्यादा प्रमोशन करेंगे उतने ज़्यादा रीसेलर हमारे पास आएंगे और वो रीसेलर आगे कहीं ना कहीं सेल करेंगे। देखो, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, वो लिमिटेड लोग हैं। अगर आप प्रमोशन करोगे, आपने किया भी, हमने बहुत बार वीडियो में बोला था कि प्रमोशन ना करो, रीसेलर को इफेक्ट होगा इस चीज़ का, रीसेलर्स का बिजनेस डाउन होगा। हमने जिनको कस्टमर बनाया था फेसबुक के माध्यम से, अलग अलग जगह पर हमने जिनको कस्टमर बनाया था, हमने जो अपना कस्टमर बेस बनाया था, इन रीसेलिंग कंपनियों ने अपना एडवर्टाइजमेंट चला के उस कस्टमर बेस को रीसेलर बेस बना दिया। जब हम रीसेलिंग ऐप के प्रोडक्ट उनके साथ शेयर करते तो वो खुद देख के प्रोडक्ट देखने के बाद बता देते कि ये प्रोडक्ट तो मीशो के हैं, ये प्रोडक्ट तो ग्लो रोड के हैं, ये प्रोडक्ट तो हाई बॉस के हैं, तो ऐसे बता देते। इसमें एक कंपनी ऐसी है जो कि इंडिया की नंबर 1 रीसेलिंग कंपनी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम लेने से बहुत ज़्यादा इशू हो जाती है। नाम आप कमेंट करके बताना। उस कंपनी की एक गलती सारे रीसेलिंग बिजनेस को ले डूबी। वो गलती थी ओवर एडवर्टाइजमेंट। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी गलती यही थी और सबसे पहले रीसेलिंग भी इसी कंपनी ने स्टार्ट की थी और हम सभी लोग काफ़ी अच्छी तरह से रीसेलिंग कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने क्या सोचा, अपने कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए, अपने रीसेलर बेस बढ़ाने के लिए इन्होंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर हर जगह एडवर्टाइजमेंट देना शुरू कर दिया। मतलब जो कस्टमर हमसे प्रोडक्ट खरीदता था उसने एडवर्टाइजमेंट देखा और वो एप्लीकेशन यूज किए और डायरेक्ट वो भी रीसेलिंग करने लगा। धीमे धीमे ये रीसेलिंग की रफ्तार बढ़ती गई। हमारे एक कस्टमर रीसेलर बना, दूसरा बना, तीसरा बना, ऐसे कर करके हमारे 20% कस्टमर रीसेलर बन गए, 30% बन गए, 40% बन गए। मतलब मोस्टली लोग रीसेलर बन गए। और जब हम उन लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते तो वो इस बात को समझ जाते थे कि ये तो इस एप्लीकेशन का प्रोडक्ट है, ये तो इतनी रेट में मिल रहा है, आप इतनी रेट का दे रहे हो। लेकिन बहुत सारी कंपनियां इस बीच बंद भी हुई कुछ रीजंस की वजह से। देखो, ये एक बिजनेस मॉडल था। जब कोई इंसान को ये बात पता चली कि कोई रीसेलिंग नाम का सिस्टम होता है जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब मान के चलो कि मीशो ने एडवर्टाइजमेंट किया तो कोई हमारा कस्टमर था जो हमसे प्रोडक्ट खरीदता था,
उसने मीशो का ऐड देखा, उसे पता चला भाई ये तो मीशो नाम की कंपनी है, इनके प्रोडक्ट हैं, हम जिनसे खरीदते थे वो तो इन्हीं से लेके प्रोडक्ट बेचते थे। तो वो लोग क्या करते थे, मीशो को डाउनलोड कर लिया। अब वो बैठ के सोच रहे हैं यार मीशो तो है, कुछ और भी तो होंगी रीसेलिंग कंपनी। तो वो फिर यूट्यूब पे सर्च करते तो उन्हें और रीसेलिंग एप्लीकेशन के बारे में भी पता चलता। वैसे आपको बताना चाहूँगा कि मीशो के अलावा किसी दूसरी कंपनी ने इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लो रोड और शॉप 101 ने बहुत कम एडवर्टाइजमेंट किया है। तो ग्लो रोड और शॉप 101 का भी लोगों को पता चल जाता था, क्योंकि अल्टरनेटिव हमेशा सर्च किए जाते हैं। अगर आप कोई काम करते हो उसका अल्टरनेटिव हमेशा सर्च करते हो। तो जैसे लोगों को पता चला कि मीशो नाम की एक रीसेलिंग कंपनी है जहां से हम इनकम कर सकते हैं, तो उन्होंने उसके अल्टरनेटिव भी ढूंढना शुरू कर दिया और उनको मीशो के साथ साथ ग्लो रोड, हाईबॉस, शॉप 101 वगैरह वगैरह एप्लीकेशन के बारे में भी नॉलेज मिल गई। तो हमारी जो एक बिजनेस था कि चलो मीशो का प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तो हम ग्लो रोड, हाईबॉस किसी और का कर लेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव ढूंढने की वजह से उन कस्टमर ने उन एप्लीकेशन के बारे में भी जान लिया, तो वो ऑटो प्रमोशन हो गया दूसरे एप्लीकेशन का। तो इस तरीके से रीसेलिंग बिजनेस में जो हम जैसे रीसेलर थे, हमारा जो कस्टमर बेस था वो एक रीसेलर बन गए और हमारी जो सेल थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गई। उसके बाद लगातार जो इशू आए उन इशू ने हमारे कस्टमर छीन लिए, जो कि बहुत सारे इशू आए थे। जैसे कि जो रिफंड की कंडीशन थी वो रिफंड टाइमली नहीं आ रहे थे। ग्लो रोड वाले बोल रहे थे कि हमने रिफंड कर दिया, ट्रांजैक्शन आईडी वो दे देते थे, लेकिन हमारे अकाउंट में रिफंड का पैसा नहीं आता था और कस्टमर बार बार हमें परेशान करता था कि रिफंड करो, रिफंड करो। कभी रिटर्न पिकअप के लिए हम रिक्वेस्ट डालते थे लेकिन वो ऑटो कैंसिल हो जाती थी, रिटर्न पिकअप नहीं होता था, माल लेने ही कोई नहीं आ रहा है और रिटर्न ही नहीं हो पा रहा है माल। कस्टमर हमें फ्रॉड समझता था तो आगे से वो हमारे साथ डील नहीं करता था। इसके अलावा हम ऑर्डर लगा देते थे, ये ऑर्डर्स को ऑटो कैंसिल कर देते थे और कैंसिल हो जाता था, हमें पता ही नहीं चलता। कस्टमर 7 दिन बाद बताता माल आया नहीं है। तो ये ऑटो कैंसिल का इशू बड़ा तगड़ा था। फिर एक कॉल वेरिफिकेशन का इशू इन्होंने स्टार्ट कर दिया। कस्टमर को कॉल करके बोल रहे हैं कि हाँ भाई आपका ऑर्डर है, बताओ ये कंफर्म करना है या नहीं। तो कस्टमर मना कर देते थे मोस्टली। कॉल वेरिफिकेशन सिस्टम बहुत खराब था। फिर ग्लो रोड का लॉगिन प्रॉब्लम चल रहा है, ग्लो रोड ओपन नहीं हो रहा है। तो ग्लो रोड ओपन नहीं हो रहा तो हमारी जो पेंडिंग में ऑर्डर थे उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, जो नए ऑर्डर लगानी है उनकी अपडेट नहीं मिल पा रही। तो वहाँ पे इशू, कुछ रीसेलिंग कंपनियों में हमारे पैसे फंस गए, जैसे कि हाईबॉस है। हाईबॉस में हमने ऑर्डर लगाई, उनकी कोई अपडेट ही नहीं मिल पा रही क्योंकि हाईबॉस इंडिया में बंद हो चुकी है। तो ऐसी दिक्कतें थी, तो जिस वजह से हमारा कस्टमर बेस लगातार खराब होता गया। अगली चीज मेरे को जो लगती हैं इनकी जो बिजनेस को डाउन करने की, देखो हम एक तरह से इनके बिजनेस को बूस्ट कराने का काम कर रहे थे। हम जैसे रीसेलर जितने भी थे हमेशा इन कंपनियों को बूस्ट करा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने बिजनेस को खुद ही बर्बाद कर लिया। कहते हैं ना अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इन्होंने क्या सोचा कि हमारे साथ गलत किया, रीसेलर्स के साथ गलत किया जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। रीसेलर थे आपके पास, ऐसा नहीं कि रीसेलर नहीं थे, आपके एप्लीकेशन में 5 लाख डाउनलोड थे, तो उसके बाद प्रमोशन की क्या जरूरत थी। आपको ये बात सोचनी चाहिए थी कि ये रीसेलर भी तो सेल कर रहे हैं आगे लोगों को। अगर आप ऐड चलाओगे तो सभी लोगों को पता चल जाएगा, तो इन रीसेलर को इफेक्ट होगा ना उस चीज का। तो इस चीज को क्यों नहीं आप समझे। जब हम लोग सेल कर रहे हैं, आपकी सेल जनरेट करा रहे हैं, तो क्यों प्रमोशन आपने किया। आपने दूसरी कंपनियां देखी, ग्लो रोड है, शॉप 101 है, इन्होंने तो इतना प्रमोशन नहीं किया। आप क्यों कर रहे। एक कंपनी की वजह से, सिर्फ एक कंपनी की वजह से सभी रीसेलिंग बिजनेस पूरा पलट गया। अभी आप कहोगे कि इससे रीसेलर को इफेक्ट हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इससे सभी को इफेक्ट हुआ है। रीसेलर्स के साथ साथ इन कंपनियों को भी इफेक्ट हुआ है। इन कंपनियों की भी सेल डाउन में गई है, क्योंकि
इन रीसेलिंग कंपनियों की सर्विस इतनी अच्छी नहीं थी। आपको मैं बताना चाहूँगा इनकी सर्विस शुरू से इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जहाँ पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील ये कंपनियाँ 3-3 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर कर रही थी और सेम डे डिलीवर का भी ऑफर कर रही थी, उस टाइम पर रीसेलिंग कंपनियां जो प्रोडक्ट को डिलीवर करने में 12 से 15 दिन लगा रही थी, और बल्कि कुछ प्रोडक्ट 8 दिन में भी पहुंच जाते थे, पर 7-8 दिन से कम में तो कोई प्रोडक्ट नहीं पहुंचता था। कहां तो एक कंपनी 3 दिन में, और प्लस इनकी रेट से सस्ते प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल रहे थे। इस वजह से भी इनको इफेक्ट हुआ। अब इन्होंने ये सोचा रीसेलर क्यों सेल कर रहे थे। एक सबसे बड़ा रीजन आपको बताना चाहूंगा, रीसेलर अपनी इनकम के चक्कर में सेल कर रहे थे। ये बात सभी रीसेलर को पता थी कि यहाँ पे प्रोडक्ट महंगे मिल रहे हैं, सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन पे प्रोडक्ट महंगे मिल रहे हैं कंपैरिजन टू अदर ई कॉमर्स वेबसाइट, लेकिन फिर भी सेल कर रहे थे क्योंकि अपनी इनकम की वजह से कि हमारे यहाँ से इनकम होगी। लेकिन जब इन्होंने इतना प्रमोशन किया कि हमारे जो कस्टमर थे वो रीसेलर बन गए, अब वो जो कस्टमर थे वो रीसेलर बन गए, लेकिन उनकी भी आगे कस्टमर थे वो भी रीसेलर बन गए, तो जितना नेटवर्क था वो सभी के सभी रीसेलर बन गए। मतलब बहुत कम कस्टमर रह गए जो कि इतनी ज़्यादा खरीदारी नहीं करते, और धीमे धीमे उनको भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये कंपनियां अभी भी ऐड चला रही हैं। एक वो इंडियन ऐप है टिकटॉक का अल्टरनेटिव, इन्होंने उस पर भी ऐड चलाना शुरू कर दिया। मतलब क्या चाहते हैं ये लोग, ये बात समझ में मेरे को नहीं आती। एक बात है, एक समय अगर ऐसा आता है कि मीशो पर रीसेलर रहते हैं, टोटली जितने भी होंगे वो रीसेलर ही हैं, और वो आगे कहीं सेल नहीं कर पाएंगे क्योंकि कस्टमर बेस रहेगा ही नहीं किसी के पास। तो एक चीज है कि जो रीसेलर होंगे वो अपने लिए खरीदेंगे, एक तरह से मीशो के लिए वो कस्टमर बन जाएंगे, रीसेलर नहीं रहेंगे, क्योंकि आगे सेल ही नहीं होगी तो रीसेलर कहां से रहेंगे। तो हम लोग जो अब रीसेलर हैं वो मीशो के लिए कस्टमर बन जाएंगे सभी लोग। अब भाई ये अगर मीशो ये सोच रहा है, या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी या रीसेलिंग कंपनी ये सोच रही है, रीसेलिंग कंपनियां, कि हम अपने प्लेटफॉर्म को एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना देंगे आगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपका नहीं सक्सेस हो पाएगा। इसका सबसे बड़ा रीजन है आपकी सर्विस। अगर कंपेयर करें अदर ई कॉमर्स एप्लीकेशन के साथ या ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ रीसेलिंग एप्लीकेशन को, तो आप देख सकते हैं सर्विस में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। क्या क्या अंतर है? ई कॉमर्स वेबसाइट है वो 3 दिन में प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक पहुंचा देती हैं, प्लस 1 डे का भी ऑफर करती हैं कि जिस दिन ऑर्डर किया 24 घंटे के अंदर आपको प्रोडक्ट आपके पास मिल जाएगा। लेकिन रीसेलिंग कंपनियां प्रोडक्ट को 10 दिन में, 12 दिन में कस्टमर के यहां डिलीवर कराती हैं। दूसरी चीज कि अगर कभी भी आपको इशू आता है प्रोडक्ट में, तो रिटर्न रिक्वेस्ट आप तुरंत डाल सकते हैं, तुरंत प्रोडक्ट रिटर्न होगा, उसी दिन पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अगर रीसेलिंग एप्लीकेशन में आप रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हो तो पहली चीज, रिटर्न रिक्वेस्ट आपकी सक्सेसफुल होती ही नहीं है। बहुत बार ऐसी कंडीशन आती हैं कि रिटर्न रिक्वेस्ट आपने डाल दी लेकिन उन्होंने रिटर्न एक्सेप्ट नहीं किया, और बहुत बार कस्टमर केयर वाले आ भी जाते हैं और रिटर्न ले जाते हैं, तो रिफंड का इशू बहुत बार होता है, आपका पैसा आपके अकाउंट में रिफंड नहीं आ पाता। और बात करें अगर ई कॉमर्स कंपनी होगी, तो आप जितनी भी शॉपिंग करना चाहें, तो जितने भी ऑर्डर लगाए वो सक्सेसफुल ऑर्डर होती है। रीसेलिंग कंपनियों में अगर सीओडी पे आप ज़्यादा ऑर्डर लगा देते हो तो मोस्टली ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं, 4-5 ऑर्डर बस सीओडी पर रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इशू होते हैं। तो इनकी ये गलत फहमी है कि ये ई कॉमर्स कंपनियां बन जाएंगी। अगर ये अभी भी एडवर्टाइजमेंट को क्लोज कर दें, ओवर एडवर्टाइजमेंट ना करें और अपने प्रोडक्ट की रेट को मैनेज करें, अपनी सर्विस को अच्छी करें, तो इन कंपनियों को सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज थोड़े बहुत टाइम में रीसेलिंग बिजनेस टोटली क्लोज हो जाएगा, और जितनी रीसेलिंग कंपनियां हैं, रीसेलिंग एप्लीकेशन है, उन पे एक ही चॉइस रह जाएगी कि अब हम अपने रीसेलिंग प्लेटफॉर्म को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर दें। लेकिन कन्वर्ट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा हाई सर्विस देने वाले प्लेटफॉर्म है, जो कि ये अभी फिलहाल में इतना कुछ नहीं कर सकते। आपकी क्या राय है वो कमेंट करके आप लोग बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इन कंपनियों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा वो भी आप बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।